हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनर बड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन 2 मूवी की। एमसीयू की ये थर्ड मूवी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली आयरन मैन मूवी खत्म हुई थी। एक तरफ टोनी स्टार्क मीडिया के सामने यह ऐलान करता है कि वही आयरन मैन है, और दूसरी तरफ रसिया में यह न्यूज़ देखते देखते एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। इस आदमी का नाम होता है एंटोन वैंको, जो एक वैज्ञानिक था, और इस व्यक्ति ने हॉवर्ड स्टार्क, जो कि टोनी के पिता हैं, उनके साथ मिलकर एक आर्क रिएक्टर डिजाइन किया था। लेकिन एंटोन वैंको उस आर्क रिएक्टर को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसे टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क ने ऐसा नहीं करने दिया, और उसने एंटोन वैंको को जासूसी के इल्जाम में फंसाकर देश से निकलवा दिया। और हॉवर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। इसके बाद एंटोन की जिंदगी बहुत बुरी तरह गुजरी। एंटोन शराब पी पी कर खुद का बुरा हाल कर लिया था। एंटोन का एक बेटा भी था जिसका नाम इवान था, जो कि अपनी पिता की तरह साइंटिस्ट था पर एक क्रिमिनल भी था। यह दोनों अपनी बर्बादी का जिम्मेदार स्टार्क की फैमिली को मानते थे। अपने पिता के मरने के बाद इवान ने यह तय कर लिया था कि अब वह टोनी स्टार्क से बदला लेगा। फिर इवान ने अपने पिता एंटोन के दिए गए डिज़ाइन से एक आर्क रिएक्टर बनाया और उसी से चलने वाला एक पावरफुल सूट भी बनाया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो के रूप में काफ़ी मशहूर हो गया था। उसने अपने देश को कई खतरों से बचाया था, फिर भी गवर्नमेंट उसके सूट को हथियार समझती थी, और वह चाहते थे कि टोनी अपना सूट मिलिट्री को सौंप दे। पर टोनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को भेजने से मना कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोनी को पता चलता है कि उनके आर्क रिएक्टर की वजह से उन्हें ब्लड पॉइजनिंग हो रही है। असल में टोनी के आर्क रिएक्टर को पैलेडियम नाम के एलिमेंट से पावर मिलता था, लेकिन उसी पैलेडियम की वजह से टोनी के शरीर में अब जहर फैल रहा था। अब बात यह भी थी कि पैलेडियम के अलावा उस आर्क रिएक्टर को दूसरा कोई एलिमेंट नहीं चला सकता था। टोनी स्टार्क अब बहुत बड़ी दुविधा में थे, क्योंकि जो आर्क रिएक्टर बम के टुकड़े दिल के पास ना जाएं उससे बचा रहा था, अब वही आर्क रिएक्टर उनके लिए जहर का काम कर रहा था। और तो और, जब टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन सूट पहनते थे तब ब्लड टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी, और अगर ब्लड टॉक्सिसिटी 100% हो जाती है तो टोनी स्टार्क की जान चली जाएगी। टोनी अपनी इस हालत के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं और बाकी की अपनी बची हुई जिंदगी अय्याशी से काटना चाहते हैं। टोनी अपनी असिस्टेंट को यानी पेपर पॉट्स को कंपनी का मालिक बना देते हैं और अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेते हैं, जो कि हमारी ब्लैक विडो होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टोनी स्टार्क एक कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, और तभी वहीं ट्रैक के बीचों बीच इवान वैंको अपना सूट पहनकर आ जाता है और टोनी पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन टोनी किसी तरह उसके हमले से बच जाते हैं। ये नज़ारा पेपर पॉट्स अपने ऑफिस में बैठकर टीवी पर देख रही थी, और फिर वो हैप्पी को लेकर टोनी के पास उसके सूट को लेकर पहुंचती हैं। फिर टोनी अपना सूट पहनकर इवान को मारकर सबक सिखाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। टोनी स्टार्क इवान से मिलने जेल जाते हैं, तब टोनी को पता लगता है कि इवान उन पर हमला क्यों कर रहा था, लेकिन टोनी से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। टोनी इवान को उसके सूट की कमियां और उसके सुधरने का तरीका बता देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जस्टिन हैमर को देखते हैं, जो कि स्टार्क इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटर था और उसे टोनी स्टार्क से काफ़ी जलन थी। वो इवान के जज्बे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और इवान से मिलने के लिए वो उसे जेल से छुड़वा लेता है। इवान मर गया है यह खबर फैलाकर उसे अपनी कंपनी में रख लेता है। जस्टिन हैमर का ये प्लान होता है कि आयरन मैन की तरह ही सूट बनाकर वो गवर्नमेंट को बेच सके। फिर अगले दिन हम देखते हैं टोनी अपने बर्थडे के दिन खूब नशा कर लेते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, और वो अपना आयरन मैन सूट पहनकर तमाशा खड़ा कर देते हैं। टोनी को शांत कराने के लिए टोनी का खास दोस्त रोडी उसका पुराना सूट पहनकर टोनी को रोकने की कोशिश करता है। दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है और उसके बाद रोडी सूट पहनकर वहां से चला जाता है। वैसे तो टोनी के सूट को इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को नहीं थी, लेकिन टोनी मरने वाला है ये वो बस जानता था, इसलिए उसने अपने मरने के डर से अपने सारे सूट्स को रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, जिसकी वजह से रोडी टोनी के सूट को इस्तेमाल कर पाया। क्योंकि रोडी एक गवर्नमेंट का ही बंदा था, इसलिए गवर्नमेंट को टोनी का सूट मिल ही गया। मिलिट्री वाले टोनी के सूट को जस्टिन हैमर से अपग्रेड करवाते हैं।
जिसके बाद वे लोग उस सूट का नाम रखते हैं वॉर मशीन आर्मर। दूसरे सीन में हम देखते हैं शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी और आयरन मैन को, जहां निक फ्यूरी आयरन मैन को बताते हैं कि उनकी नई असिस्टेंट एक जासूस है जिसका नाम है नताशा रोमानॉफ, और निक फ्यूरी ने ही नताशा को टोनी पर नज़र रखने के लिए भेजा था क्योंकि वो अजीब हरकतें करने लगा था। फिर उनकी बातों से हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी भी टोनी स्टार्क को पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाना चाहते हैं। निक आयरन मैन को बताते हैं कि तुम्हारे पिता हॉवर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, जिसकी वजह से शील्ड ने हॉवर्ड स्टार्क के पुराने सामानों को संभाल कर रखा था। अब वो सामान टोनी स्टार्क को सौंप दिए जाते हैं जिससे टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाया जा सकता था। फिर टोनी स्टार्क देखते हैं कि एक सूटकेस में उनके पिता हॉवर्ड स्टार्क की एक वीडियो फुटेज थी जिसमें सीक्रेट मैसेज था, जिसे टोनी देखते ही समझ जाते हैं। जिस टाइम हॉवर्ड और एंटोन मिलकर आर्क रिएक्टर डिज़ाइन किया था, उस वक्त हॉवर्ड ने आर्क रिएक्टर के लिए एक नया एलिमेंट भी डिज़ाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो उस एलिमेंट को नहीं बना पाए थे। इसी वजह से उन्हें आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल करना पड़ा था। टोनी के पिता कहीं ना कहीं ये जानते थे कि उनका बेटा आगे चलकर उस एलिमेंट को बना लेगा, इसलिए उन्होंने एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन रूम में छुपा कर रखा था। टोनी स्टार्क ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझकर उस नए एलिमेंट को अपने घर पर ही बना डाला। अब वह आर्क रिएक्टर परफेक्ट बन चुका था और टोनी को पैलेडियम पॉइजन से भी छुटकारा मिल गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इवान बैंको ने अपने आर्क रिएक्टर को और बेहतर कर लिया है। टोनी के बताए गए तरीके से और एक नया सूट तैयार कर लेता है जो पहले वाले सूट से कई ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इवान टोनी को कॉल करके धमकी देता है और टोनी उसकी बातों से समझ जाता है कि इवान जस्टिन हैमर के लिए काम करता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जस्टिन हैमर दुनिया के सामने टोनी का अपग्रेडेड सूट पेश करता है। तभी वहां पर हमारे आयरन मैन आ जाते हैं जस्टिन हैमर से पूछताछ करने, लेकिन तभी इवान सबका सूट और ड्रोन्स को हैक कर लेता है और टोनी को मारने के लिए सबसे हमला करवा देता है। टोनी इन सभी ड्रोन्स को पब्लिक एरिया से दूर ले जाकर तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं और इन सब के बीच जस्टिन हैमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब हम देखते हैं नताशा रोमानॉफ यानी हमारी ब्लैक विडो बैंको को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्री जाती हैं, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिलता। पर नताशा रोडी का सूट किसी तरह ठीक करती हैं। टोनी और रोडी मिलकर सभी ड्रोन्स से ज़बरदस्त मुकाबला करते हैं। फिर वहां बैंको भी आ जाता है, लेकिन दोनों मिलकर बैंको को हरा देते हैं। दोस्तों, ये सीन बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन बैंको टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में सभी ड्रोन्स और अपने सूट को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से वह खुद भी मर जाता है। फिर हम एंड सीन में देखते हैं कि निक फ्यूरी आयरन मैन से मिलते हैं और एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं। निक फ्यूरी आयरन मैन को एवेंजर्स टीम में ना रखते हुए शील्ड का सलाहकार बनाते हैं क्योंकि टोनी के बर्ताव में उन्हें कुछ खामियां दिख रही थी। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं शील्ड का एक एजेंट न्यू मैक्सिको पहुंचता है और वहां वो देखता है एक बड़ा सा हथौड़ा जो कि थॉर का होता है। इस हथौड़े की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि अगले वीडियो में हम थॉर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।